Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज है EMT का सेक्शन थर्ड और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे EM वेव्स और EMI इंडक्टर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो EMT के तीनों पार्ट हुए हैं उनमें तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है EM वेव्स और EMI, जिसके अंदर भी हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इंडक्टर को, सेल्फ इंडक्टेंस को, म्यूचुअल इंडक्टेंस को, है ना। हालांकि उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट का भी बनता है, एक दो चैप्टर और बनते हैं, पर इतना ज्यादा करना पॉसिबल अभी है नहीं। जितना हो रहा है वो कर लो। ईएमटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसमें जितना हो गया तुम्हारा वो बहुत है। ईएमटी का ये थर्ड लेक्चर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑलरेडी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जा चुका है, एक और आने वाला ही इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग का ही आएगा, डिजिटल का लास्ट में देखेंगे, टाइम बचा तो डिजिटल का। फिर इसके बाद आपको जो लेक्चर्स आएंगे वो आएंगे मैकेनिक्स के। मैकेनिक्स का एक लेक्चर ही आएगा, उसमें सब कवर हो जाएगा। मैकेनिक्स के बाद आएंगे वेव्स एंड ऑप्टिक्स के, और उसके बाद वेव्स ऑप्टिक्स के बाद हम बात करेंगे थर्मो मॉडर्न फिजिक्स की, है ना। मॉडर्न फिजिक्स के बाद फिर टाइम बचा तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात कर रहे हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है कि जो पार्टिकल है, जो चार्ज है, वो मोशन के अंदर है, और मोशन में भी कौन सी मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन। जब पार्टिकल रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता है, जब वो कांस्टेंट मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड, और जब वो मोशन में भी है और उसके पास एक्सेलरेशन भी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और साथ ही साथ ईएम वेव्स भी जनरेट करेगा। ये जो ईएम वेव्स होती है, इस ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव्स चलती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। चार मैक्सवेल्स इक्वेशन आएंगी, उनको अलग अलग फॉर्म में हमें लिखना है। इक्वेशन कैसे पूछी जाती है एग्जाम्स में, इनमें से कौन सी पहली इक्वेशन है, इनमें से कौन सी दूसरी इक्वेशन है, तो आपको एक ऑर्डर के अंदर याद करनी होती है, आपको पहली कौन सी दूसरी कौन सी, इस तरह से। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, उसको हम लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप कौन सी इक्वेशन भी कहते हैं, गाउस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, है ना। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि इस इक्वेशन को मैं मीडियम के लिए लिखूं, किसी मीडियम के लिए मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूं, तो एप्सिलॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई और एप्सिलॉन मिलकर बना देंगे डी। डी का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिफाइन होता है फ्री चार्ज के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिफाइन होता है फ्री चार्ज के लिए, तो वहां पर लिखा जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो। दूसरी इक्वेशन इसकी बनती है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो, जिसको गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स कहते हैं। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते ना। दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इट इट टेल्स इट टेल अस दैट दैट मोनोपोल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई, डीएनई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। और कितना भी किसी भी इक्वेशन में चेंज कर लो, सारी इक्वेशन चेंज हो सकती है, पर ये इक्वेशन कभी भी चेंज नहीं होगी ना। ये हमेशा इक्वेशन हमेशा फिक्स रहेगी, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जिसको कहते हैं गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये दोनों जो इक्वेशन है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि टाइम के साथ ये वेरी नहीं करेगी, स्टेडी इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसको फैराडेज लॉ भी कहते हैं, इसको फैराडे का नियम भी कहते हैं। ये लॉ जो है, बट ये हमें ये बताता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसके पहले कल जब मैंने आपको बताया था, तो कल मैंने ये बताया था कि डाइवर्ज कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू होता है जीरो। वो कौन सा वाला ई था, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, उसका आप कर्ल करोगे तो वो जीरो आ जाता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कर्ल ऑफ ई किसके बराबर होता है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसको कहते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ जो बताता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसको प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा।
ठीक, इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन, फैराडेज लॉ। फोर्थ इक्वेशन आती है कर्ल ऑफ एच। एच का मतलब मैंने आपको बताया था कल, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, जहां डेल डी अपॉन डेल टी जो है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डेल डी अपॉन डेल टी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, यदि डेल डी अपॉन डेल टी जीरो है। इसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। ये लॉ हमें ये बताता है कि टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया, डी जो है डी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, स्मॉल एप्सिलॉन इनटू ई के फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, और इसको कैसे चेंज कर सकते हो, एच को लिख सकते हो बी अपॉन म्यू, तो म्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन ये भी बन जाएगी कि कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, उस फॉर्म में भी इक्वेशन बन सकती है। तो उसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। तो इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो तरीके आपको पता होना चाहिए, बेसिक रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, तो आंसर आप निकाल ले जाओगे। इसको कहते हैं एम्पियर्स लॉ, और ये इसकी फोर्थ इक्वेशन बन जाती है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है टाइम पेयरिंग है, मतलब टाइम पे डिपेंड करती है, जबकि पहली और दूसरी जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक, दूसरी आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद एक कंडीशन आती है फ्री स्पेस। यदि हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फ्री स्पेस में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हो जाती है जीरो, और जे जे का मतलब है जो करंट डेंसिटी है वो हो जाती है जीरो। फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन जो गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स था, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन रो जीरो, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो। फिर मैंने आपको कहा था ये इक्वेशन हमेशा ऐसी रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो आप, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, तो ये वैसे की वैसी रहेगी, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। थर्ड इक्वेशन जो फेराडेज लॉ आपने लिखा वो सेम है, और फोर्थ इक्वेशन में जो जे वाला पार्ट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। इन इक्वेशंस को जब आपस में इंटरचेंज करते हैं या एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन बन के आती है। एक बन के आती है डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी टू, और एक इक्वेशन बन के आती है डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी अपॉन डेल टी टू। ये जो इक्वेशंस है ये वेव की इक्वेशन बनती है। इनको जब हम वेव की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये हमें एक वेव की इक्वेशन बताती है। तो यहाँ से हमें दो वेव मिलती है, एक मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और एक मिलती है मैग्नेटिक। तो ये जो वेव इक्वेशन है ये बनती है E इक्वल्स टू ई नॉट ई पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, ई नॉट कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। हम केवल रियल पार्ट कंसीडर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बी नॉट वाली जो इक्वेशन है, बी वाली यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाली, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं। हमें केवल और केवल रियल पार्ट कंसीडर करना होता है, हम इमेजिनरी पार्ट कंसीडर नहीं करते। प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है के का मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये जो के लिखा हुआ है के, इस के का मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है वो डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है। अब किसी क्वेश्चन में आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो उसमें जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ये जो आर लिखा हुआ है ना आर, यहाँ पर जो एक के लिखा हुआ है के डॉट, तो ये के कौन सा है, ये क्या बताएगा हमें, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें प्रोपोगेशन की डायरेक्शन का पता लग जाता है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन, प्रोपोगेशन डायरेक्शन का यहाँ से पता लगेगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो ये है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन के अंदर ही जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो भी छिपी हुई है, जो कि इस फॉर्म में छिपी हुई है, यहाँ पर बता दिया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बाहर लिखी होगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप, या ऐसा लिखा हुआ है एक्स के ऊपर कैप, वाई के ऊपर कैप, या ऐसा लिखा होगा आई कैप, जे कैप, तो वो किसकी डायरेक्शन होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। वहां से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आप यहाँ से तो निकाल लोगे प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, लेट सपोज वो एक्स है या उसमें लिखा हुआ है आई लिखा, वो हो जाएगी आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अगर है तो वो पूरी की पूरी एज इट इज उतार दो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसका और जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी उसका, बाकी साइन कॉस वाले पार्ट को कुछ नहीं छेड़ना है, और आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और आप मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो सेम कहानी में आपको आपको ऐसे करनी है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। फिर एनर्जी डेंसिटी करके एक टर्म होता है,
एनर्जी डेंसिटी से पहले एक टर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन मीडियम। मीडियम के अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखनी है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का 1/2 और E डॉट ई, ई स्क्वायर डेल्टा। ई स्क्वायर को आप ई डॉट ई भी लिख सकते हैं, डेल्टा का मतलब होता है वॉल्यूम। अगर आप मीडियम की बात कर रहे हैं तो एक ई को मैंने डी लिख दिया, डी का मतलब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और एक ई को ई रहने दिया, तो डी डॉट ई और डी टाउ। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो वो बन जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है 1/2 डी डॉट ई, है ना। और डी की वैल्यू आप डाल दो एप्सिलॉन इनटू ई मीडियम के लिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा यू ई इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। और वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटोस्टैटिक के केस में क्या होगा कि वो होता है बी स्क्वायर डी टाउ, 1/2 बी स्क्वायर डी टाउ। अब बी को एक को मैंने लिख दिया एच, एच लिख दिया, एच का मतलब मैग्नेटाइजिंग वेक्टर। तो मैग्नेटिक डेंसिटी अगर निकालनी है तो यूएम अपॉन वी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 1/2 एच डॉट बी। एच की जो वैल्यू होती है बी अपॉन क्या होती है, म्यू होती है ना। तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, और वैक्यूम के लिए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी क्या होगी, दोनों का समेशन, यानी कि यू ई प्लस यू। अब होता क्या है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यू ई एम वो बन जाएगा या तो 2 UE और या किसके बराबर होगा 2 UM। आइदर इट इज 2 UE और आइदर इट इज 2 UM। तो यहां से हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है या तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू और या फिर एप्सिलॉन ई स्क्वायर, है ना। या तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू और या फिर एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इंडिविजुअली दोनों की वैल्यू 1/2 में है, पर टोटल जब वैल्यू कर रहे हैं तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू या एप्सिलॉन ई स्क्वायर। फिर एक रिलेशन बनता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पीड के अंदर। वो क्या रिलेशन बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई बाई सी। अब क्योंकि सी की वैल्यू 3 × 10⁸ है और आप उसको ई में डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कम होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज लेस देन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमेशा हो। यहाँ पर जो सी है वो सी किसके बराबर होगा, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ0 एप्सिलॉन। और मीडियम के केस में जो बी है उसको हम लिखेंगे ई बाय वी, ये वैक्यूम के लिए है। मीडियम के लिए बी इक्वल्स टू ई बाय वी, जहां वी किसके बराबर होगा, 1/√μ और एप्सिलॉन, म्यू और एप्सिलॉन। एवरेज एनर्जी डेंसिटी, अब मेरे को एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है उसको, उसका एवरेज करने के लिए मैंने क्या किया, इस तरह से अपने ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगा दिए। तो ई स्क्वायर का जो एवरेज आएगा वो आएगा 1/2 ई स्क्वायर। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। सिमिलरली यू बी का एवरेज आपने निकाल लिया, वो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4। टोटल का जब करोगे तो टोटल की पहले वैल्यू कितनी आ रही थी, ई स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन म्यू। तो अब इसका एवरेज करोगे तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी 1/2। तो एवरेज वैल्यू में क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, ये वैल्यू हमारे पास बन जाए। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम जो है वो किस बेस पर है, कौन से प्रिंसिपल पर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो किसके लॉस के बराबर होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा हीट के फॉर्म में, है ना। और बराबर होती है फ्लो ऑफ एनर्जी प्लस माइन लॉस, और मतलब किसका लॉस हो रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू क्लोज सरफेस। यहाँ पे एक क्वांटिटी लिखी हुई है एस, इस एस को हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इस पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू होती है ई क्रॉस एच। अब ई क्रॉस एच को आप और कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई, और एच की जगह आप लिख सकते हो बी अपॉन म्यू, बी अपॉन म्यू नॉट, बी अपॉन म्यू। तो ये फॉर्मूला वैसे भी चेंज हो सकता है। अच्छा, एक और टर्म आता है पॉइंटिंग मोमेंटम डेंसिटी, पॉइंटिंग वेक्टर डेंसिटी करके एक टर्म आता है। पॉइंटिंग वेक्टर डेंसिटी जब आपको लिखा है तो उसका फॉर्मूला बनता है एस इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई क्रॉस एच, एप्सिलॉन ई क्रॉस एच। तो उसको कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर डेंसिटी, पॉइंटिंग वेक्टर डेंसिटी, है ना। और ये जो फॉर्मूला है पॉइंटिंग वेक्टर, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एस
यूईएम, यूईएम मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सी का मतलब है, सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इनटू के कैप, के कैप मतलब इसकी जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो। यूईएम की दोनों में से कोई सी वैल्यू आप लिख सकते हो, ई एप्सिलॉन ई स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन म्यू। जैसे हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक एनर्जी की, है ना, उसी तरह से हम यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे पॉइंटिंग वेक्टर की। एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इस वाली वैल्यू का एवरेज होगा, इसका एवरेज होगा तो ये अपना हाफ वैल्यू देगा। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 1/2 सी एप्सिलॉन ई स्क्वायर के, 1/2 सी एप्सिलॉन ई स्क्वायर के, या फिर इसको आप बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, किसके फॉर्म में भी लिख सकते हो, बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आती है एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू एरिया। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट किसकी भी यूनिट होती है, इंटेंसिटी की यूनिट भी होती है। ठीक है, तो जो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो इंटेंसिटी को भी शो करता है, इसको शो करता है, इंटेंसिटी को भी वो शो करता है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, सी बाय वी, सी बाय वी। यानी कि अगर आप लाइट की स्पीड को मीडियम की स्पीड से डिवाइड कर रहे हो तो एक टर्म आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो बन जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन। म्यू आर का मतलब है रिलेटिव परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो ये फॉर्मूला के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सी बाय वी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। फिर एक टर्म आता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम शो करते हैं जेड से। ये जेड बराबर होता है ई अपॉन एच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एच का मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कि किसके बराबर है, बी अपॉन म्यू। यहाँ पर जब हम सारी वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करते हैं जो भी हमारे पास है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है जेड का अंडर रूट म्यू अपॉन ई, अंडर रूट म्यू अपॉन ई, जहां म्यू मीडियम की परमेबिलिटी और एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी। क्योंकि म्यू बराबर होता है, म्यू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट म्यू आर। सिमिलरली एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जेड नॉट बाहर आ जाता है, जेड नॉट का मतलब अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला बन जाता है जेड इक्वल टू जेड नॉट अंडर रूट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। ये जो जेड नॉट है इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ एयर। और इस इम्पीडेंस ऑफ एयर की वैल्यू होती है या तो 377 ओमेगा या फिर 120 पाई, 377 ओमेगा या फिर 120 पाई ओमेगा इसकी वैल्यू होती है। ठीक, ये आप याद रखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ये वाला। मैं इसको सही कर देता हूँ, ऐसा लगेगा कट रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये 377 रख दिया तो ये फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। ठीक है, फिर एक टर्म आता है स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस कंडक्टर की सरफेस में एंटर करती है तो इसका एम्पलीट्यूड एकदम से जीरो नहीं होता, जबकि कंडक्टर में कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो वो डिस्टेंस जिसमें जो एम्पलीट्यूड है ईएम वेव का 1/e टाइम्स हो जाए, वो डिस्टेंस जिसमें ईएम वेव का एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स हो जाए उसकी इनिशियल वैल्यू, 1/e टाइम्स हो जाए उसकी इनिशियल वैल्यू का, तो उसको हम कहते हैं स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ को हम शो करते हैं डी से। डी बराबर होता है 1/बीटा। दो कांस्टेंट होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। हम यहाँ पर बीटा ले रहे हैं सिर्फ। बीटा जो गुड कंडक्टर के लिए, दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर के लिए जो बीटा है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2, म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2। और इसके हिसाब से डी गुड जो है वो बराबर हो जाता है अंडर रूट 2 म्यू सिग्मा ओमेगा, म्यू सिग्मा ओमेगा, 2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि डी प्रोपोर्शनल है अंडर रूट 1 अपॉन सिग्मा ओमेगा, म्यू सिग्मा ओमेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, ये पूछा गया इसलिए मैंने करा दिया, सिलेबस में नहीं है। बैड कंडक्टर के लिए बात करें तो बीटा की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बी बैड किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन बी बैड। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 2 अपॉन सिग्मा अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन म्यू, है ना, अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन म्यू। परफेक्ट कंडक्टर के लिए सिग्मा की जो वैल्यू है वो अप्रोच करती है किसको, इनफाइनाइट को। परफेक्ट कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। इंसुलेटर के लिए जो सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी वो है जीरो, तो जो स्किन डेप्थ है वो कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट।
फिर हम बात करते हैं फैराडेज लॉ की। फैराडेज लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर किसी क्लोज लूप में या किसी लूप में फ्लक्स चेंज होगा, टाइम वेरिंग होगा, तो उसमें क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। इसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज का दो नियम आए। पहला नियम ये कहता है कि चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू ईएमएफ, और दूसरा नियम ये कहता है कि जो नेगेटिव साइन आया है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो, या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो अपोज करता है चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है चेंज ऑफ फ्लक्स को। यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं चल रही है, डायरेक्शन के लिए आएगा लेंज। फैराडे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, हालांकि इनडायरेक्टली वो ये बता रहा है, पर इसको डायरेक्टली कौन बताएगा? लेंज बताएगा। थोड़ा सा आगे भी हम बात कर रहे हैं फैराडे की। फैराडे कह रहा है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। ईएमएफ जनरेट कर दिया पहले लॉ में। फिर दूसरे लॉ में इसने कहा कि साहब जो ईएमएफ जनरेट होगा वो फ्लक्स का अपोज करेगा, चेंज ऑफ फ्लक्स। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चेंज ऑफ फ्लक्स का। ठीक है। फिर फैराडेज लॉ को हमने मैक्सवेल इक्वेशन में ये भी देखा था कि कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू किसके बराबर है? माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसको आप कैसे बना सकते हो? इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। ईएमएफ जो है वो वोल्टेज के बराबर है, तो उसको आप लिख सकते हो कर्ल ऑफ जो ई डी एल का लाइन इंटीग्रेशन, और इससे बना सकते हो माइनस डेल बी अपॉन डेल टी इंटू यहाँ पर टी। फिर इसमें आप स्टोक्स थ्योरम लगा दोगे, स्टोक्स थ्योरम लगा दोगे तो फिर ये लॉ आपके पास बन जाता है ना। कुल मिला के ये भी फैराडे लॉ लिखा। दो तीन चीजें हैं, बेसिक चीजें यहाँ पर। एक होती है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, करंट तो करंट ही है, तो वो किसके बराबर होगी? आई। आई किसके बराबर होगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ई की जो वैल्यू है वो यहाँ से, ई की वैल्यू क्या बनती है? एन डी फाइव, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एन डी फाइव अपॉन डी टी। ये तो ई हो गया, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। चार्ज किसके बराबर होता है? आई डी टी। तो आई की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो n अपॉन आर इंटू डी फाइव, यानी कि चार्ज जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। पावर किसके बराबर होती है? ई आई, या फिर उसको ई स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हो, या आई स्क्वायर आर लिख सकते हो। तो आई की वैल्यू डाल दोगे तो पावर। फिर उसके बाद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने आपको बताया उसको लाइन इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया है। डी फाइव अपॉन डी टी को आप कैसे लिख सकते हो? ए डी बी अपॉन डी टी। तो अगर आप कोई लूप ले रहे हो जिसकी रेडियस ए है और उसके बाहर किसी पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर डिस्टेंस पर, तो गाउस लॉ लगा दिया। तो डीएल जो बाहर वाला सर्किल बना उसके लिए सिर्फ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और ए किसका लेंगे? जो जिस सर्किल की बात कर रहे हैं, जिस लूप की बात कर रहे हैं, तो उसका पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। फिर आया लेंज। लेंज ने क्या किया? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुई या इंड्यूस करंट हुई उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? लेंज से मिल रहा है। वो माइनस आया था, वो माइनस का लेंज से लेना देना नहीं है। वो माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है वो चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज कर रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। डायरेक्शन कौन बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है लेंज। फिर एक टर्म आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बराबर, सेल्फ इंडक्शन क्या होगा कि यदि किसी कॉइल से लिंक को फाई हम कह रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स है एन, तो एन फाई किसके बराबर? प्रोपोर्शनल होगा आई के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहेंगे एल। सेल्फ इंडक्शन ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो करंट जनरेट हो रही है उसका अपोज कर। तो एन फाई इक्वल्स टू एल आई। तो एल की वैल्यू हो गई एन फाई अपॉन आई। तो ये जो एल है यहाँ पर दिख रहा है कि करंट पर डिपेंड करता है, पर एल करंट पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये डिपेंड करेगा परमिएबिलिटी पर। परमिएबिलिटी जो सॉफ्ट आयरन होते हैं उनकी परमिएबिलिटी, सॉफ्ट आयरन के लिए एल की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, है ना। ये आई पर डिपेंड नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो आई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अब जो ये इंडक्टर है, इंडक्टर की वजह से एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। एक सर्कुलर कॉइल के लिए या किसी भी चीज के लिए हम अगर एल का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो फाई की वैल्यू क्या होगी? बी इंटू ए, है ना। फाई क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा? फील्ड इंटू एरिया, तो एन बी ए अपॉन आई। अब जो सर्कुलर कॉइल है, स्पेशली सर्कुलर कॉइल के लिए जो सेल्फ इंडक्शन है वो कॉइल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ कॉइल्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है।
इसी तरह सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। सोलेनोइड के किसी भी एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो सोलेनोइड के लिए अगर हम इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखें तो ये बनता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन ए अपॉन एल, ये पिछली बार क्वेश्चन था। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो इंडक्टेंस है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है, एल के इनवर्सली फिर जैसे टोरॉइड की बात करूं तो टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोरॉइड सर्कुलर है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। एन की जगह आप लिख सकते हो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो टोरॉइड के केस में एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर आर अपॉन 2। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है, पूछा गया है। और यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के और किसके, रेडियस के। फिर एक टर्म आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो कॉइल आपस में है, एक पास पास रखी हुई है दो कॉइल्स, तो एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो दूसरे के अंदर भी फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से जो जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में मान लो दूसरी जो कॉइल है उसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो पहली वाली जो कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण, मतलब I1 की वजह से आएगा phi2 और I2 की वजह से आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, N2 phi2 प्रोपोर्शनल टू I1। तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे M। M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो phi2 है तो लिखा जाएगा B1। तो phi2 है मतलब दूसरी वाली जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड पहली वाली करंट की वजह से आया तो उसको मैंने लिखा B1। इसी तरह से जो phi1 आएगा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, phi1 के अंदर जैसे phi2 लिखा, phi2 में आपने क्या लिखा, B1 A2। तो इसी तरह से आप phi1 लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे, B2 A1। वन के अंदर दूसरे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसको लिखोगे आप B2 A1। तो यहां से हो गया MI1, ये I है। तो M की वैल्यू क्या बनेगी, B1 N2 A2 अपॉन I1, है ना। सिमिलरली दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, दो सर्कुलर कॉइल हैं, एक के अंदर एक है, एक की रेडियस स्मॉल आर है, एक की कैपिटल आर है, तो उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके बराबर होता है, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। किसके बराबर होता है, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। यानी कि अंदर वाली जो रेडियस है उसका स्क्वायर और उसको डिवाइड कर रखा है किसके साथ, कैपिटल आर के साथ। कैपिटल आर किसकी रेडियस है, बाहर वाले की रेडियस। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सोलेनोइड, सोलेनोइड के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। N1 पहली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, N2 दूसरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। अगर दोनों सेम है नंबर ऑफ टर्न्स तो ये n स्क्वायर हो जाए, अदरवाइज नहीं हो। ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया। एक टर्म आता है कपलिंग कोएफिशिएंट। कपलिंग कोएफिशिएंट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी। सेकेंडरी जो कॉइल है उससे लिंक्ड फ्लक्स को डिवाइड कर रखा है प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स। ए की वैल्यू किससे कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 तक। अगर दोनों कॉइल्स टाइटली कपल्ड है, मतलब एक दूसरे में कपल हैं, तो जो M की वैल्यू है, M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू होती है K अंडर रूट L1 L। तो अगर टाइटली कपल्ड है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है तो K की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको कहेंगे परफेक्ट कपलिंग। अगर इस तरह से कपलिंग की हुई है, मतलब दोनों के बीच में कोई कपलिंग नहीं है, तो K की वैल्यू होगी 0। और अगर दोनों सेपरेट है तो उसमें K की वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी। अब इसके आगे बहुत सारी हालांकि चीजें होने को हो सकती है, पर वो अब इतनी सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता था छन छन के सारा मैंने उनको। ठीक, तो ये EMT मेरे एंड पे कंप्लीट हम कर चुके हैं रिवीजन पर्पज से। बाकी आप लोगों ने पहले किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना कर लो बहुत। इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है, दूसरा अभी थोड़ी देर बाद या शाम तक अपलोड हो जाएगा। कल हम मैकेनिक्स की बात करेंगे, कल हम बात करेंगे वेव्स की और ऑसिलेशन ना। ऑप्टिक्स की फिर हम परसों करेंगे। ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स को हम अलग अलग सेक्शन में करेंगे। पहले सेक्शन में हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे, दूसरे सेक्शन में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे, और एक सेक्शन के अंदर हम जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी हम डिस्कस। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, कंटेंट आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें, चैनल को भी और वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।